माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ रहे थे माय डियर, और उसमें कई सारे क्लासेस हो चुकी हैं माय डियर। अब अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या बचा हुआ है उस चीज़ को आप समझ लें। पहले आपके पास मैक्सिमम टॉपिक इस चैप्टर का कवर ऑलरेडी हो चुका है पिछले के 5 लेक्चर में माय डियर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स था उस लगभग खत्म हो गया है। अब दो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं जो कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हमसे कई बार पूछ लेता है पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है आर सर्किट के लिए, एल सर्किट के लिए, या एलसीआर सर्किट में क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है। तो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू अक्सर पूछता है एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में। तो पावर फैक्टर क्या होता है वो हम देख लेंगे। ठीक, फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे सर्किट में, वो हमें जानना है। और इसके अलावा दो और चीज़ें हैं माय डियर जो कभी कभी शायद एग्जाम में आती हैं। वो क्या है कि चोक कॉइल क्या होता है और साथ में वाटरलेस करंट क्या होता है। तो बहुत दो लाइन का ये आपका टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे, और फिर एक लास्ट टॉपिक बचेगा आपका ट्रांसफॉर्मर का, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। और टोटल कुल मिला के 7 क्लासेस, 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, आज छठा क्लासेस है, और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन करेंगे। मेरे टोटल 7 क्लासेस में आपका अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग 1 से 2 क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर लेंगे। माय डियर, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए आइए देखेंगे। आप अपना कॉपी पेन माय डियर निकाल लीजिए। मैं हर रोज़ आपको बोलता हूँ नोट्स बनाना है। आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसका नोट्स तैयार करना है, क्योंकि यकीन मानिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आएगा और कहीं से नहीं आएगा। आप जो भी जहाँ भी पढ़ते हो कोई फ़र्क नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आने वाला है, ये बस दिमाग में बैठा लीजिए माय डियर। इसलिए नोट्स आप हर हाल में बनाइए माय डियर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है कि एसी सर्किट में हमें किसके बारे में जानना है, पावर के बारे में जानना है, शक्ति के बारे में जानना है, ठीक है। तो एक पावर क्या होता है, सिंपल हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, सिंपल हम लोग पावर के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि भाई वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये नहीं पढ़ते हैं कि एकांक समय में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितनी ऊर्जा जो है खपत हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो बोला बिल्कुल सर वही शक्ति है, बल्कि और कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, एसी सर्किट में। बस इतना ही तो अंतर है कि पहले हम लोग सिंपल सर्किट की बात करते हैं, अभी यहाँ पे एसी सर्किट की बात हो रही है। तो बस वही डेफिनेशन हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है माय डियर, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द रेट at which the electrical energy is consumed in AC circuit is called its power। हिंदी में लिख लेंगे, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा, जिस दर से विद्युत ऊर्जा का खपत होता है उसे शक्ति कहा जाता है। विद्युत परिपथ का शक्ति कहा जाता है। आप ऐड कर सकते हैं, विद्युत परिपथ का शक्ति कहा जाता है। तो आप डेफिनेशन माय डियर ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। नोट काउंट कर लीजिए माय डियर, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप वीडियो जरूर लिख लेंगे वीडियो पॉज करके माय डियर। चलिए अब देखिए पावर का सिंपल फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं,
सिंपल फार्मूला क्या पढ़ते हैं, इन डीसी। अगर आप डीसी की बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, तो डीसी सर्किट में, इन डीसी सर्किट ऐसे लिख लीजिए, डीसी सर्किट में आप पावर सिंपल क्या पढ़ते हैं सर, पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट जब पढ़ाया हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आपको पावर का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, बोला कौन से सर्किट के लिए सर, वो डीसी सर्किट के लिए होता है। लेकिन अब हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, क्या, इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में क्या होता है, इस बात को समझेंगे कि जो एसी सर्किट होता है सर, उसमें जो करंट और वोल्टेज होता है ना, वो दोनों लगातार वैरी करता है, चेंज होता है। और चेंज होने के केस में अक्सर ऐसा होता है कि वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में होते हैं, मतलब साथ साथ नहीं होते हैं। तो साथ साथ नहीं होते हैं, तब अगर आप पावर कैलकुलेट करने बैठ जाइएगा तो वोल्टेज में अगर करंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको पावर नहीं मिलेगा। जितना पावर आप सर्किट में भेज रहे हैं और जितना खपत हो रहा है, रीडिंग आप लेने जाइएगा तो आपको उतना पावर दिखाएगा ही नहीं। बोला क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में होते हैं। तो बोला उसको सेम फेज में करना पड़ेगा, जैसे कि डीसी में होता है। डीसी में क्या होता है, सेम फेज में आपके वोल्टेज करंट हमेशा होती है। लेकिन एसी में लगातार करंट और वोल्टेज, मैं आपको सारा सर्किट पढ़ा चुका हूं माय डियर, जितना भी 6 सर्किट पढ़ना था सभी सर्किट आप सभी को पढ़ा चुका हूं। अब जो है आपको अच्छे से पता हो गया कि वोल्टेज और करंट अलग अलग होता है हर सर्किट में, सिर्फ आर को सर्किट को छोड़ करके, जिसमें कि वोल्टेज करंट साथ साथ रहता है। तो बोला सर इसका मतलब ये हो गया कि एसी सर्किट में वोल्टेज करंट साथ साथ नहीं है, तो वोल्टेज हमको पावर निकालने में कठिनाई होगी, एग्जैक्ट पावर हम निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लेकर के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम फेज में लेकर के आना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझेंगे कि आपको कई जगह पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करवा रखा है। फेजर डायग्राम में ये आपका वोल्टेज होता है, ये मान लीजिए करंट होता है, और दोनों के बीच एंगल कितना होता है, फाई। हम बार बार मानते हैं। फेजर डायग्राम याद कीजिए माय डियर, वीडियो लगातार देखिए, सारे वीडियो देखिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा माय डियर। ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है फेज एंगल फाई। क्या होता है, फेज एंगल फाई, एसी सर्किट के केस में। ठीक है, तो बोला ये अलग चल रहा है, करंट अलग है और वोल्टेज अलग है, दोनों के बीच में कोण बना हुआ है, कुछ एंगल का डिफरेंस चल रहा है। वो कितना एंगल का डिफरेंस चल रहा है, फाई। इसी फाई को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं माय डियर, फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है पावर। तो मैं बोलता हूं कि सर अगर पावर बताना है तो ये हमारा वोल्टेज है E और ये है करंट I। अगर मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा तो आपको पावर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग फेज में है। तो बोला क्या करें फिर, बोला करें ये कि दोनों को सेम फेज में कीजिए सर। तो बोला सेम फेज में कैसे करेंगे, बोला इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, कंपोनेंट तोड़ दीजिए। बोला कंपोनेंट तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, तो तोड़ दीजिए कंपोनेंट। तो बोला ई का कंपोनेंट अगर तोड़िएगा करंट के डायरेक्शन में तो क्या मिलेगा, बोला सर ई का कॉस फाई मिलेगा। क्या मिलेगा, ई का कॉस फाई। आप सभी को कंपोनेंट तोड़ने आता है, ई का एक फाई है तो करंट के एंगल अलोंग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का कॉस फाई हो जाएगा। और इस करंट के परपेंडिकुलर यानी कि इधर की ओर क्या हो जाएगा, ई का साइन फाई हो जाएगा। आए बात समझ में, कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, ये एंगल जिसके साथ बनता है उधर कॉस हो जाता है, तो फाई आई के साथ बन रखा है, करंट के साथ फाई बन रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ई का कॉस फाई। अब देखिए, अब ये करंट और ई कॉस फाई ये क्या हो गया, एक ही लाइन पे हो गया। एक लाइन पे हो गया कि नहीं हो गया माय डियर, जब एक लाइन पे हो गया इसका मतलब वो समान फेज में आ गए माय डियर। यानी कि अब आपको अगर पावर कैलकुलेट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करंट जैसे कि यहाँ करंट और वोल्टेज होता है सेम फेज में, तो यहाँ करंट और वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज इसके साथ सेम फेज में है, बोला सर ई का कॉस फाई फेज में है, समान फेज में है, सिंगल फेज में है। तब हम पावर, हमको एक्चुअल पावर पता चल पाएगा माय डियर। तो एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू ई इंटू कॉस फाई। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा ऑन एन एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो यहाँ औसत पावर होगा, जब औसत निकालिएगा तो करंट आपको क्या लेना पड़ेगा, बोला सर आरएमएस करंट लेना पड़ेगा, और वोल्टेज भी क्या लेना पड़ेगा, आरएमएस। आया बात समझ में। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आई आरएमएस ई आरएमएस कॉस फाई। याद करेंगे, एसी सर्किट के अंदर आपका पावर का फॉर्मूला होता है
IRMS, ERMS, cos फाई। ये जो cos फाई कहाँ से आया आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ से हमने इसका कंपोनेंट तोड़ दिया था। क्यों तोड़ा? क्योंकि करंट और वोल्टेज को हमको सेम फेज में करेंगे तभी हमको एक्चुअल पावर मिलेगा माय डियर। ठीक है, तो हमने इस वोल्टेज का कंपोनेंट करंट के लॉन्ग तोड़ दिया, ई कॉस फाई, तो ई कॉस फाई हो गया। जब एवरेज पावर लेंगे तो करंट कैसा लेंगे? आरएमएस। वोल्टेज कैसा लेंगे? आरएमएस। तो ई आरएमएस, आई आरएमएस, ई आरएमएस, कॉस फाई, ये होता है पावर का वैल्यू, ये होता है पावर का फॉर्मूला किसके अंदर माय डियर? एसी सर्किट में। और ये होता है सिंपल डीसी सर्किट में। तो ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल ये लिख लेंगे, आपका काम चल जाएगा माय डियर। पावर का डेफिनेशन आपको लिखा दिया और पावर का फॉर्मूला IRMS, ERMS, कॉस फाई, ये कहाँ से आया वो भी मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है माय डियर। अब जो ये एक्स्ट्रा में कॉस फाई आ रहा है, इसी को नाम दिया गया है क्या? पावर फैक्टर। क्या नाम दिया गया है? पावर फैक्टर। तो आप नेक्स्ट टॉपिक बनाइए पावर फैक्टर। ये आपका पावर का फॉर्मूला हो गया माय डियर। यहाँ पे पावर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर किसे बोलते हैं? कॉस फाई को। यानी कि यही कॉस फाई डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअली में पावर कितना फ्लो हो रहा है, अगर सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। अगर कॉस फाई आप नहीं लगा पाएंगे तो आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब डिसाइडर कौन है? मतलब कॉस फाई है, इसीलिए इसका नाम क्या गया? पावर का फैक्टर है। यही बताएगा कि पावर एक्चुअली में कंज्यूम कैसे हो रहा है। तो पावर फैक्टर किसको बोलेंगे? कॉस फाई को। तो यहाँ पावर फैक्टर अपनी कॉपी में हेडिंग बनाने के बाद ये पावर फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे? कॉस फाई। और कॉस फाई बराबर होता है R/Z। क्या होता है? R/Z। तो आप अपनी कॉपी में जब हेडिंग बनाएंगे पावर फैक्टर का तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। पावर फैक्टर हेडिंग बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां हेडिंग बना लीजिए। पावर फैक्टर किसको बोलेंगे? कॉस फाई को। कॉस फाई बराबर क्या होता है? R/Z होता है। तो सेकेंड टॉपिक, एक टॉपिक हम एवरेज पावर का पढ़ लिए और इसी एवरेज पावर में टर्म आया पावर फैक्टर, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बना करके डिस्कस कर रहे हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि पावर फैक्टर में से माय डियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आता है, एग्जाम के अंदर अक्सर आता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर ध्यान देना चाहते हैं और 35 में 35 लाना चाहते हैं तो आपको हर छोटी छोटी बात देख के चलना पड़ेगा। शाम की वीडियो जरूर देखिए माय डियर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये वीडियो अगर नोट करना है अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, आप नोट डाउन पहले कॉपी में जरूर कीजिए, पहले अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए। अब देखिए पावर फैक्टर हमें फॉर्मूला बनाना, लिख लीजिए पावर फैक्टर का। कॉस फाई इजकल टू R/Z। कॉस फाई इजकल टू R/Z, जहां फाई क्या होता है? फेज एंगल। याद रखेंगे फाई क्या है? फाई बोला फेज एंगल है। फाई फेज एंगल है। फेज एंगल का मतलब क्या होता है? फेज एंगल का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं, ये फेज एंगल बोलेंगे इसको। तो फेज एंगल का मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच कितना का एंगल चल रहा है, कितना का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, वो है हमारा फाई है। तो कॉस फाई इजकल टू R/Z, यानी पावर फैक्टर किसे बोल रहे हैं? कॉस फाई के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें आप मुझे बताइए माय डियर, पहला नंबर आर सर्किट के लिए बताएंगे माय डियर। आर सर्किट में आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि आर सर्किट में जो है सर वोल्टेज और करंट साथ साथ रहते हैं। वोल्टेज करंट साथ साथ रहते हैं तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला 0। आर सर्किट में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इसका मतलब फाई यानी कि कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर फाई 0 हो जाएगा तो बताइए मुझे कॉस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई बराबर कॉस 0। फाई 0 है तो कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि पावर फैक्टर माय डियर, आर सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। आर सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी चीज़ें आती है माय डियर। तो नोट में पहला नंबर आर सर्किट में फाई फेज एंगल कितना होता है? 0। और 0 आप फाई में कॉस फाई की जगह 0 पुट कीजिएगा, कॉस 0 1, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कौन सर्किट में माय डियर? आर सर्किट के अंदर पावर फैक्टर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
मैं हट जाता हूँ, इसे पहले लिख लीजिए, फिर मिटाऊंगा मैं इसे। बार बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट बनाइए माय डियर। चलिए, दूसरा नंबर में अगर बात करें एल सर्किट की या सी सर्किट की, लाइट कट गया, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, लाइट आ रहा है। एल सर्किट की बात करें या सी सर्किट की बात कर लें, ठीक है। तो एल सर्किट और सी सर्किट दोनों में क्या होता है, फेज एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, फेज एंगल 90। तो जब फेज 90 होगा तो पावर फैक्टर कितना होगा, बताइए मुझे। पावर फैक्टर इजकल टू कॉस फाई, और कॉस फाई यानी कि फाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 90, फाई की जगह 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आपको याद रखना है कि एल सर्किट हो चाहे सी सर्किट हो, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एल सर्किट और सी सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी माय डियर, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर पावर फैक्टर ही 0 है एल और सी सर्किट में, तो जब पावर फैक्टर ही माय डियर 0 हो गया तो पावर कहाँ से आएगा। अभी आपको पावर का फॉर्मूला लिखाया था, आप मुझे बताइए, अभी आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखाया था कि आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, अगर वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो एवरेज पावर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि कोई पावर कंज्यूम ही नहीं होगा, पावर की वैल्यू 0 हो गया। तो पावर कंज्यूम ही नहीं होगा, इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए कैसे इंटरलिंक होता है। आपको दुनिया में ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, सारे फिजिक्स का हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है माय डियर। ये देखेंगे कैसे मैंने पावर को पावर फैक्टर के साथ जोड़ दिया और इस पावर फैक्टर को वाटलेस करंट के साथ जोड़ दिया माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वाटलेस करंट। अगर पावर फैक्टर अगर आप 0 है माय डियर, तो पावर की वैल्यू, एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो गई, 0। और किसी भी सर्किट के अंदर अगर पावर 0 है तो पावर 0 हो गया, इसका मतलब जो भी उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा उस करंट को हम लोग वाटलेस करंट बोलेंगे। वाट होता है किसका मात्रक, एसआई यूनिट पावर का। तो पावर ही 0 हो गया है तो वाटलेस हो गया। आया बात समझ में। वाटलेस का मतलब यही होता है कि वाटलेस यानी कि पावर है ही नहीं, पावरलेस कह सकते हैं आप उसको। तो वैसा करंट जो सर्किट में कोई पावर ही कंज्यूम नहीं करता हो उसको वाटलेस करंट बोलते हैं। तो वाटलेस करंट माय डियर कौन सा होगा, जिसमें एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी, 0। और आप देख सकते हैं कि एल और सी सर्किट में क्या है, पावर 0 है, यानी कि एल और सी सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा वो हमारा कौन सा करंट होगा, वाटलेस करंट होगा माय डियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि एल सर्किट सी सर्किट में आप पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0 और एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाता है। और आपको एल और सी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वही वाटलेस करंट कहलाता है। नोट डाउन कीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब देखेंगे लास्ट थर्ड नंबर, जो कि न जाने कितनी बार आईआईटी वाले पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस अनुनाद स्थिति में एलसीआर परिपथ, आप मुझे बताएंगे एलसीआर सर्किट माय डियर। एलसीआर सर्किट में आप देखेंगे मुझे कॉस फाई फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड होता है। अब बात किसकी हो रही है, रेजोनेंस कंडीशन की हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर ये थर्ड वाला।
थर्ड वाला नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे नोट है जो लिखा रहा हूँ मैं एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में आते हैं माय डियर, बारिश होती है, बारिश क्वेश्चंस की यहाँ से, ठीक है। तो एग्जाम में आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। LCR सर्किट एज रेजोनेंस की बात हो रही है। बात तो LCR की हो रही है, ठीक है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कहाँ पे, रेजोनेंस पे। तो आपको रेजोनेंस मैंने स्पेशल तरीके से सारी चीजें पढ़ा रखी है। रेजोनेंस कंडीशन माय डियर, जब सर्किट में करंट क्या होता है मैक्सिमम, तो उसे हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और उस रेजोनेंस कंडीशन पे मैंने आप सभी को बता रखा है कि जो जेड यानी कि इंपेडेंस होता है, वो इंपेडेंस जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है। यानी कि जेड की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड की वैल्यू होती है, ये जेड की रियल वैल्यू ये हो गई। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाती है। ये आर जेड का वैल्यू हमारा इतना होता है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी 0, तो ये पूरा 0 यहां से हट जाता है। तो आर का स्क्वायर का रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और जेड बराबर क्या मिल जाता है, आर मिल जाता है। जेड बराबर क्या मिलता है, आर। कहां, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस पे अनुनाद स्थिति में जेड आर होता है। अब बताइए पावर फैक्टर यहां है, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर बाई जेड मुझे बताइए, तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो जेड का वैल्यू कितना है रेजोनेंस पे, बोला सर आर ही तो है। तो आर बाई आर क्या हो गया, बोला 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो पावर फैक्टर का वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है रेजोनेंस कंडीशन पे। LCR सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन पे पावर फैक्टर 1 होता है। क्यों, क्योंकि LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पर आर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। किस सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, आर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 ही हो गया एक तरह से, तो सिंपल एक रेजिस्टेंस बन गया सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक आर सर्किट बन गया। और आर सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन पर LCR सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है, कितना होता है पावर फैक्टर, 1 होता है माय डियर। कहां पे, रेजोनेंस कंडीशन पर, याद रखना है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो आपको 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, 4 टॉपिक्स पढ़ने थे, उसमें से 2 टॉपिक हमने आज कवर कर लिया अभी। एक हमारा एवरेज पावर और दूसरा पावर फैक्टर माय डियर। अगर कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिखाया है, पढ़ा है, इसके बाहर दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे IIT हो, नीट हो, बोर्ड एग्जाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फार्मूला बेसिस, तो कुछ भी आ सकता है, उसकी बात अलग है, ठीक है माय डियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, वाटलेस करंट। करंट हम लिखते हैं, क्या होता है अभी आपको समझा ही दिया, अभी समझाया वाटलेस करंट के बारे में। अभी मैंने आप सभी को बताया कि किसी सर्किट में ऐसा करंट, हम लोग का नाम पे बस जाइए माय डियर, वाट। बोला सर वाट किसका यूनिट होता है, बोला पावर का यूनिट होता है, शक्ति का यूनिट होता है। मतलब ऐसा सर्किट में एक ऐसा करंट जिसकी वजह से कोई पावर ही कंज्यूम नहीं करता हो, नाम है करंट भी लगा हुआ है। यानी कि एक ऐसा करंट किसी सर्किट में जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता हो, उसे क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा करंट बोलते हैं। और अभी मैंने इसका एग्जाम्पल भी आप सभी को बताया कि L सर्किट और C सर्किट में पावर फैक्टर 0 होने की वजह से पावर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए हमारा वहां पे क्या हो जाता है, वाटलेस करंट, जो करंट फ्लो होगा उसको वाटलेस करंट कहा जाता है माय डियर। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कभी अगर बाय द वे आ गया एग्जाम में, तो आपसे मेरा टारगेट क्या है, 70/70 आप क्वेश्चन करके आए एग्जाम में,
और आउट ऑफ 70 67 68 मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आने चाहिए और 90+ मार्क्स ओवरऑल आपका आएगा ही आएगा अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग की वीडियो लगातार देख रहे हैं माय डियर। तब चलिए वाटलेस करंट के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं, ठीक है। द करंट in AC circuit is said to be wattless if the average power consumed by the circuit इज 0। हिंदी में लिख लेंगे, किसी विद्युत परिपथ में वह धारा जिसके कारण परिपथ में कोई भी शक्ति का खपत नहीं होता हो वाटहीन धारा कहलाता है। वाटहीन धारा कहलाता है। अब अगर एग्जाम्पल देकर के आप लिखना चाहते हैं तो आप चाहें तो एक फ़ोटो बना सकते हैं कि बोला सर ये IRMS है, ये ERMS है, ये फाई है, ये ERMS है, ये IRMS है। तो IRMS का कंपोनेंट अगर आप तोड़िएगा तो IRMS का कॉस फाई इधर और IRMS का साइन फाई इधर, ठीक है माय डियर। अब आपको कंपोनेंट तोड़ना, आप तो कोई बच्चे तो है नहीं माय डियर, आपको कंपोनेंट तोड़ना हज़ारों बार सिखा चुका हूँ माय डियर मैं, ठीक है। ये IRMS है, ये ERMS है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो इस करंट का कंपोनेंट वोल्टेज की डायरेक्शन में अगर आप तोड़ेंगे तो ये टोटल एंगल कितना है, बोला फाई है। तो IRMS का एंगल इधर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, IRMS कॉस फाई, और इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, नीचे। तो नीचे में क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट IRMS साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, बोला π/2 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब साथ में ये डेफिनेशन लिखिए और ये फोटो भी अगर बनाना है तो आप बना लीजिए आसानी से माय डियर, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो IRMS साइन फाई ये करंट है और ये जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में आप कितना एंगल देखते हैं माय डियर, IRMS साइन फाई और ERMS, ये वोल्टेज और ये करंट, बोला दोनों के बीच में सर एंगल है 90 डिग्री। तो जैसे एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0। जब पावर ही 0 हो जाएगा तो उसी को तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे माय डियर, वाटलेस करंट। तो बोला किस करंट की वजह से अब पावर हमारा 0 मिल रहा है, बोला IRMS साइन फाई। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इस फोटो के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे हम लोग तो ERMS इंटू IRMS क्या, बोला साइन फाई, ये वोल्टेज ये करंट इनटू कॉस थीटा ले लेंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बोला 90 है। कितनी है, 90 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो IRMS साइन फाई ये क्या कहलाएगा माय डियर, वाटलेस करंट। IRMS साइन फाई क्या कहलाएगा, वाटलेस करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, IRMS साइन फाई वाटलेस करंट कहेगा। IRMS साइन फाई को वाटलेस करंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि IRMS साइन फाई की वजह से जो आपका पावर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि वोल्टेज और इस IRMS साइन के बीच में एंगल है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा का पूरा पावर 0 हो जाएगा। तो IRMS साइन फाई को क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट बोलेंगे।
नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका वाटलेस करंट। अगर कभी एग्जाम में आएगा तो आप 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन लिख करके, डायग्राम लिख करके इतना लिख दीजिएगा, बहुत आसानी से 2 में 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा माय डियर। ठीक है, आप मैं हट जाता हूं, आप आसानी से वीडियो रोक के लिखेंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, एल और सी सर्किट में प्रवाहित धारा को भी वाटहीन धारा कहा जाता है। एल और सी सर्किट में जो प्रवाहित धारा होगी उसको क्या बोलेंगे? वाटहीन धारा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एल और सी सर्किट में फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फेज एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, पावर होगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? वाटहीन धारा बोलेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आज हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसको भी जल्दी से 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा माय डियर, नोट भी आप लिख लीजिएगा। चलिए आज के लिए आखिरी टॉपिक क्या था? चोक कॉइल। चोक कुंडली ये क्या होता है? तो बोला सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होता है? ये है एल और ये है आर। ये है आपका चोक कॉइल माय डियर। मतलब चोक कॉइल क्या है? सिर्फ एक इंडक्टर है। सिर्फ क्या है? एक सिंपल इंडक्टर है। चोक कॉइल क्या है आपका? एक सिंपल इंडक्टर, मतलब प्रेरक है, एक तरह से प्रेरकत्व तो है, आप कह सकते हैं यहाँ पे। देखिए कॉइल है, यानी कि एल और आर सर्किट पढ़ा चुका हूं आपको अलग अलग। तो सिंपल एल सर्किट है। क्या है ये? आपको फोटो में क्या दिख रहा है? एल आर सर्किट, और होता भी है ये एल आर सर्किट। सुन लीजिए मेरी बात, चोक कॉइल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? ये चोक कॉइल एक एल आर सर्किट होता है, लेकिन आप फोटो में देख के, मैंने फोटो में बना रखा है कि एल की वैल्यू क्या होगी? बहुत 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 बड़ी होगी। किससे? आर की तुलना में, जिसके कारण हम लोग इसको क्या मान लेंगे? एल सर्किट मान लेंगे। तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि चोक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं सिंपल। अभी मैंने पावर फैक्टर आपको पढ़ा रखा है, इतना देर से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि चोक कॉइल एक सिंपल एल सर्किट है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? बोला सर एल सर्किट होगा चाहे सी सर्किट हो, क्या फर्क पड़ता है? पावर फैक्टर तो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि फेज एंगल एल सर्किट में कितना होता है? 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? बोला जीरो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहां पे पावर हमारा जीरो नहीं होगा। जैसे हमने आगे पीछे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि पावर फैक्टर अगर जीरो है तो पावर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। शक्ति की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको यहां बोला कि यहां रेजिस्टेंस भी है, छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसीलिए हम लोग इसको सिंपल एल सर्किट मान लेते हैं, इसीलिए पावर फैक्टर जीरो हो जाता है। लेकिन पावर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंज्यूम होगा। कौन कर लेगा? ये रेजिस्टेंस तो है ना थोड़ा सा भी, तो बताओ पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही लेता है माय डियर। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ सिंपल LR circuit where the value of L is very high as compared to R, so it is also called L circuit। एल सर्किट। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन माय डियर। हिंदी में लिख लीजिए, चोक कुंडली एलआर परिपथ होता है, लेकिन एल का मान
R से बहुत अधिक होने के कारण इसे L सर्किट भी कहा जाता है या मान लिया जाता है। यह है चोक कॉइल का माय डियर डेफिनेशन। तो आप नोट डाउन करेंगे चोक कॉइल का डेफिनेशन माय डियर। आएगा चोक कॉइल का भी तो आप ये छोटा सा फोटो बना करके ये डेफिनेशन लिखेंगे और जो बातें आगे बता रहा हूं फटाफट से लिख देंगे। अब अगर चोक कॉइल ऐसा है कि इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू रिड्यूस्ड करंट इन AC सर्किट विदाउट कंज्यूमिंग पावर। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई चोक कॉइल जो है उसका इस्तेमाल हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? तो बोला करते हैं हम लोग करंट की वैल्यू को कम करने के लिए। तो जैसे ये कहते हैं कि भाई करंट की वैल्यू कम करनी है चोक कॉइल की हेल्प से, वैसे ही एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई चोक कॉइल लगाने की क्या जरूरत है? रेजिस्टेंस तो पहले से ही हमारे पास है, आर तो पहले से ना है कि रेजिस्टेंस हमारे पास है, हम करंट की वैल्यू कम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल हो गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस तो है ही है हमारे पास, चोक कॉइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये हुआ, ये रहा कि पावर कंज्यूम नहीं करता है चोक कॉइल। अभी मैंने बोला एल सर्किट की तरह मान लेंगे इसको, तो एल सर्किट का पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो आर सर्किट का पावर तो जीरो नहीं होता है माय डियर, क्योंकि आर सर्किट का तो पावर फैक्टर 1 होता है, तो वहां तो मैक्सिमम होता है पावर। आर सर्किट में पावर मैक्सिमम होता है माय डियर, यहाँ पे पावर जीरो है, वहां पावर मैक्सिमम होता है। तो आप क्या होगा, अगर आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे चोक कॉइल के जगह पे, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होने वाला है वहां पे माय डियर? बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा रेजिस्टेंस। और एनर्जी जब कंज्यूम करेगा तो क्या करेगा? आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो सारा का सारा हीट एनर्जी क्या करेगा? हीट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो आपकी एनर्जी बेकार जाएगी, लॉस जाएगी, पर हम तो नहीं चाहते हैं ऐसा। तो इसलिए हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी ट्यूब जो आपके घरों में लगा होता है लंबा, उसके पीछे चौक जो लगा होता है जिसको हम लोग चौक बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर, सोडियम लैंप के अंदर, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है माय डियर। क्यों करते हैं? कि करंट को कम तो कर दे लेकिन एनर्जी लॉस ना हो। अगर रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो करंट कम होगा लेकिन साथ साथ में बहुत मात्रा में एनर्जी हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसके चलते एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी एनर्जी लॉस हो, इसीलिए चोक कॉइल का इस्तेमाल करेंगे जो करंट को कम करेगा और साथ में एनर्जी भी लॉस नहीं करेगा। तो इसलिए लिख लेंगे इट इज यूज टू रिड्यूस करंट इन एसी सर्किट विदाउट कंज्यूमिंग पावर। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे इसका इस्तेमाल या उपयोग, इसका उपयोग लिखिए, इसका उपयोग एसी सर्किट में बिना शक्ति के खपत के धारा को कम करने में किया जाता है। तो अगर आएगा आपके एग्जाम में चोक कॉइल तो आप इतना लिख देंगे माय डियर। डेफिनेशन, छोटा सा फोटो और जो बातें मैंने आपकी बताई अभी वो भी लिख दीजिएगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। हम लोग नोट में लिख लेंगे
बोला किसका, चोक कॉइल का कितना हो जाता है 0। पावर फैक्टर कितना होता है चोक कॉइल का 0। क्यों, क्योंकि फेज एंगल फाई कितना होता है पाई/2 90 होता है, इसलिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0 हो जाता है। तो ये था माय डियर आज का क्लास। जो छोटे छोटे टॉपिक थे, 4 टॉपिक्स थे, चारों टॉपिक को हम बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको पढ़ा दिया है। अब आपका काम है नोट्स बनाना, रिवीजन करना। यकीन मानिए 100 के 100% क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला है माय डियर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, क्योंकि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी सिलेबस पूरा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उतना समय है ही नहीं आपके पास। लेकिन मैं 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और आप देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को मैंने जितने दिनों में बोला है उतने दिनों में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है माय डियर, मिलते हैं अगले क्लास में।